नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, बिजली मंत्री गोयल साहब, बिजली मंत्री, इन सब के बीच कितने नाम लिए चले जाएं, इन तमाम फेरिस्त में आपको लगेगा हम कैबिनेट का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मसला सिर्फ कैबिनेट का नहीं है। मसला यह है कि हर की दिशा दिल्ली क्यों हो चली है। और दिल्ली के बीच में स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य मंत्री कहेंगे, हाउसिंग पर शहरी विकास मंत्री कहेंगे, टेलीकॉम और आईटी पर उसके मंत्री कहेंगे, बिजली पानी पर भी जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? केंद्र सरकार के मंत्री दिल्ली के मैदान में अगर कूदे हैं तो इसके मतलब जो निकालिए। लेकिन दस्तक आज इसी पर, और दस्तक के भीतर कहीं ना कहीं इस बात के पेच है कि हर कोई चलो दिल्ली का नारा तो लगा रहा है, लेकिन अब बीजेपी के तेवर भी बहुत ही तीखे हो चले और सीधा निशाना आज बुकलेट के जरिए निकाला गया। बुकलेट में एक दो नहीं 20 आरोपों की फेरिस्त। वह भी उस दौर की जब आंदोलन चल रहा था, वह भी उस दौर की जब रामलीला मैदान से ही अरविंद केजरीवाल सत्ता में आ रहे थे। तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए जो आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में ऐसी की बैठक में जैसे केजरीवाल जाते थे, क्यों नहीं बताते थे अन्ना के खिलाफ क्या क्या साजिश रचते थे। गिरफ्तारी के समय वो खुश थे। दूसरी तरफ रामलीला मैदान में जब सीएम बने तब जीएमआर कंपनी के साथ सांठगांठ, केजी बेसिन गैस में उनकी सांठगांठ, इन सब के बीच इतना ही नहीं, इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अन्ना के खिलाफ वो किस तरीके से काम करते। गिरफ्तार अन्ना हुए तब खुश थे। और इन सारी दूसरी तरफ में फर्जी मतदाता पहचान पत्र हो या फिर इन सब के बीच अगला सवाल आ रहा हो कि लंबी फेरिस्त ये इस स्थिति में बताई गई है। ब्लैकमेल की राजनीति कर रहे थे, विदेशी फंड जुगाड़ कर रहे थे। दूसरी तरफ सत्ता में आए तो लोकपाल को लेकर झूठ, अपने करीबी को टिकट, गुजरात मॉडल के खिलाफ। ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि आरोपों की फहरिस्त में विदेशी यात्रा का मसला हो, अवार्ड भी फर्जी तरीके से लिया गया, राजनीतिक दल की योजना 6 महीने पहले कैसे बना ली गई थी, रॉबर्ट वड्रा पर दिखावा था, जेट पुलिस सुरक्षा भी ले रहे थे और खालिस्तानी समर्थक को भी टिकट दे दिया। ये आरोपों की फहरिस्त है जो लगाई गई है बीजेपी की तरफ से। बाकायदा बुकलेट जारी कर रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। लेकिन एक दूसरी स्थिति दिखाते हैं। चलो दिल्ली का नारा क्यों लग रहा है। इसमें एक दो नहीं कई कैबिनेट मंत्री मैदान में हैं और अरुण जेटली खुद आज पहुंच गए पंत मार्ग, वहां पर पहुंचे। दूसरी तरफ विदेश मंत्री रैली लेने पहुंच गई नजफगढ़ में। अब से कुछ देर पहले स्मृति ईरानी पहुंची है, इसलिए वहां की तस्वीर नहीं आ पाई है। राजीव प्रताप रूड़ी की मोतीनगर में रैली थी, वो कैंसिल हो गई, जो जानकारी ना नहीं है। लेकिन हर किसी को रैली करनी है जब तक दिल्ली में मौजूदगी है, और वित्त मंत्री अरुण जेटली को हर दिन पंत मार्ग में बैठना है जब तक दिल्ली में वोटिंग होगी। अब यहां से सवाल होता है कि चलो दिल्ली के बीच बीजेपी ने आज एक बुकलेट जो जारी की, उसकी फेरिस्त क्या बताती है, कटघरे में केजरीवाल को कैसे खड़ा करती है। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। दोनों तस्वीर रामलीला मैदान की है और रामलीला मैदान में आंदोलन से लेकर सत्ता संभालने वाली स्थितियों को अवसरवाद के दायरे में लाते हुए बीजेपी ने आज केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोपों की फहरिस्त लंबी है, 2011 से 2014 तक की, और एक दो नहीं 20 आरोप लगाए गए हैं। और ये उस दौर के आरोप हैं जब इस देश में आंदोलन के जरिए राजनीति को आईना दिखाया जा रहा था और केजरीवाल का कद देश में बढ़ रहा था, और साथ ही आंदोलन के जरिए देश के भीतर राजनीतिक विकल्प का सवाल भी खड़ा हो रहा था। दरअसल बीजेपी के 20 आरोपों की बुकलेट बताती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की पहली बैठक से लेकर रामलीला मैदान में अन्ना के अनशन को भी अपनी राजनीति साधने के लिए केजरीवाल ने इस्तेमाल किया। आरोपों की फहरिस्त देखें तो एनएसी की बैठक में हिस्सा लेने की जानकारी केजरीवाल ने किसी को नहीं दी। इतना ही नहीं, 16 अगस्त 2011 को अन्ना की गिरफ्तारी से केजरीवाल बेहद खुश हो गए थे। अनशन के 9वें दिन अन्ना की जान से खिलवाड़ किया गया। 29 अक्टूबर 2011 को अन्ना को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। 9 जनवरी 2012 को ही राजनीतिक दल बनाने पर बैठक हुई, यानी 6 महीने पहले ही राजनीतिक दल बनना है, इस दिशा में केजरीवाल बढ़ चुके थे। इतना ही नहीं, विदेशी फंड बिना FCRA पंजीकरण के हो रहा था। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। दरअसल बीजेपी के आरोपों के सिलसिले में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी केजरीवाल किस तरह अपनी सत्ता के लिए किन किन से ब्लैकमेल कर रहे थे, इसके आरोप इस बुकलेट में लगाए गए हैं। खास बात यह है कि बुकलेट में जीएमआर कंपनी से सांठगांठ का आरोप भी केजरीवाल पर लगाया गया है और रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ आरोप मढ़कर राजनीति चमकाने का आरोप भी केजरीवाल पर लगा है। इतना ही नहीं,
बल्कि अंबानी को लेकर यह भी कहा गया है कि एक तरफ वो अंबानी की कंपनी को गाली दे रहे थे तो दूसरी तरफ बिजली कंपनी को 323 करोड़ की सब्सिडी भी दे रहे थे। ये सारे खेल केजरीवाल सत्ता में रहते हुए कर रहे थे। दरअसल बीजेपी की 20 आरोपों की फहरिस्त बहुत साफ तौर पर बताती है कि जिस दौर को केजरीवाल अपने लिए राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, बीजेपी अब उसी के कटघरे में केजरीवाल को खड़ा कर इस बात को सामने लाना चाह रही है कि आंदोलन से लेकर सियासत साधने तक के दौर में केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ धोखा फरेब दिया। लेकिन इन सब के बीच अब ये सवाल बड़ा हो चला है कि आंदोलन के दौर में जो कुछ इस देश में हो रहा था और उसके बाद राजनीति की दिशा में इस देश के भीतर जिस तरीके से हर नेता को ये बाद में कहना पड़ा कि वो सेवक है, क्या उस दौर को इस दौर में भुला दिया जाए? ये बहुतेरे सवाल हैं, लेकिन जाहिर है सबका जवाब इसी चुनाव में तय होना है। और दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री, हर कोई चुनाव मैदान में उतर चुका है। तो कैबिनेट मिनिस्टर हो, कद्दावर नेता हो, इतना ही नहीं, संघ के भी लोग इस दौर में दिल्ली में नजर आने लगे हैं दिल्ली चुनाव के मद्देनजर। लेकिन आरोपों की फहरिस्त में एक नाम जनरल सिंह पर भी लगा और यह कहा गया कि उस शख्स को टिकट दिया गया जो कि खालिस्तानी संगठन में शरीक होने के लिए यहां से कनाडा गया था। सवाल है यानी खालिस्तानी उसे करार दिया गया। करना ये जो भावना है उसकी उत्पीड़न की ये अभिव्यक्ति है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। मगर इसको समझना पड़ेगा, ये कांग्रेस लोग अभी भी निंद्रा के मूड में हैं। ये कब उठेंगे? 25 साल हो चुके हैं, इतनी कमीशन बैठी, नानावती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में दी, उसके बाद भी इन्होंने जिस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। सवाल इस दा है कि अज रोष है कि ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਕਟਗਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। दरअसल यह उस समय का था जिस वक्त जूता उछाला गया था। उस वक्त बीजेपी जनरल सिंह के साथ खड़ी थी। आज के दौर में उसे खालिस्तानी करार दे रही है। ऐसे कई सवाल आ सकते हैं क्योंकि अन्ना आंदोलन के दौर का जिक्र जो किया गया है उसमें आज अन्ना से भी बात हुई, लेकिन अन्ना ने नए सिरे से कुछ नई बातों का जिक्र कर दिया कि मैं दिल्ली आ रहा हूं। हम उस रिपोर्ट पर आते हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली चलो के नारे के बीच बीजेपी की तैयारी क्या है, केंद्र सरकार की तैयारी क्या है। बजट सिर पर और वित्त मंत्री अरुण जेटली बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं और यह बैठकी सिर्फ आज भर की नहीं है, बल्कि 5 जनवरी तक हर दिन उन्हें 1 घंटे बैठना है। रणनीतिकार हैं तो दिल्ली के लिए चुनावी रणनीति भी बनानी है। यानी बजट को लेकर चाहे देश की धड़कनें बड़ी हो कि इस बार बजट में रसोई महंगी होगी या जेब खाली होगी या नहीं, लेकिन वित्त मंत्री के सामने इस मौके पर सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली चुनाव की बिसात बिछाकर केजरीवाल को मात देना है। बीजेपी भले ही नकारती रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसके होश उड़ा रखे हैं। आलम यह है कि बजट से ऐन पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली रोजाना 2 घंटे पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं और नेताओं को समय दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों की धड़ाधड़ रैलियां आयोजित की जा रही हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प तो ये है कि पार्टी की उम्मीदें अब इस बात पर आ टिकी हैं कि कांग्रेस पहले से बेहतर प्रदर्शन करे और इसका फायदा शायद उसे ही मिल जाए। सवाल सिर्फ वित्त मंत्री का नहीं है। मोदी मंत्रिमंडल के वैसे धुरंधर भी दिल्ली की सड़कों की खाक छान रहे हैं, जिन्हें देश की विदेश नीति देखनी समझनी है, जिन्हें देश में स्किल डेवलपमेंट पर काम करना है, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में नए तरीके से इस देश को ले जाना है। यानी सुषमा स्वराज हो, रूडी हो या फिर स्मृति ईरानी, हर कोई दिल्ली के चुनाव में मैदान में उतर चुका है और जीत के लिए वो सेंध लगाना चाहता है। हर दिन कई रैली। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन कहां किस रूप में कैसी रैली कर रहा है या क्या कह रहा है। सवाल यह है कि इस दौर में सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी और सरकार के भीतर दिल्ली चुनाव हो चला है। शायद इसीलिए यह भी कम दिलचस्प नहीं, जिन मुद्दों को लेकर सड़क पर बात हो रही है उन मुद्दों पर देश के भीतर क्या सोचा जा रहा है, इससे इतर दिल्ली में यह सब कुछ लागू हो जाए, इसके लिए तमाम सपने दिखाए जा रहे हैं और बताए भी जा रहे हैं। दिखाना बताना इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं और इस दौर में समूचे देश में बिजली, पानी, सड़क का संकट अपने अपने तरीके से हर जगह पर है। लेकिन इन सब के बीच भी सरकार से इतर कैबिनेट मंत्री के तौर पर जो सड़क पर भाषण नहीं देंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हर मुद्दे पर अपनी बात को रखेंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली में बीजेपी के दूसरे राज्यों के सीएम भी सड़क पर उतर आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर मनोहर लाल खट्टर तक दिल्ली में रैली कर रहे हैं। एक छोटे से राज्य के चुनाव में
तमाम धुरंधरों के उतरने को लेकर बीजेपी के पास तर्क बिल्कुल अपने हैं। महायज्ञ है, इसमें आहुति डालने सब लोग आ गए। सबको पता है दिल्ली में चुनाव है, राजधानी है और अपने मन से कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ मंत्री नहीं होता कोई, और कोई महामंत्री नहीं होता, हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता होते हैं। सवाल यह नहीं है कि हर कोई कार्यकर्ता है, सवाल यह भी है कि दिल्ली के मैदान में प्रधानमंत्री को भी उतरना है और उन्हें भी अपनी रैली के जरिए कई तरीके से मशक्कत करनी है, क्योंकि रामलीला मैदान में 10 तारीख को ही रैली से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिल्ली को लेकर जो हवा बही वो सब कुछ अनुकूल नहीं थी। बावजूद इसके अब 4 रैलियां सुपरहिट बनानी है तो हर कोई उस दिशा में बढ़ चुका है। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों का नहीं है, प्रधानमंत्री का भी है और प्रधानमंत्री के लिए ककरडुमा में बाकायदा एक दीवार तोड़ी गई। मैदान बड़ा हो जाए, वहां पर हेलीकॉप्टर उतर जाए। तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को देखकर समझ में आएगा कि किस तरीके से ककरडुमा में व्यवस्था की गई है। 31 तारीख को यहां पर रैली होनी है। एक दीवार गिराई गई जिससे कि वहां पर हेलीकॉप्टर उतरने में कोई दुविधा ना हो और मैदान कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो ककरडुमा एक ऐसा इलाका है जो चारों तरफ रिहायशी इलाकों से ढका हुआ है, उसके बीच में इस मैदान में रैली होना तय हुआ है और इस रैली के बंदोबस्त का जिम्मा दिल्ली की तमाम 70 सीटों के लोगों को दिया गया है, क्योंकि रामलीला सरीखा यहाँ पर कुछ ना हो जाए। बात आगे बढ़ाते हैं। इन सब के बीच जो आरोपों के दायरे में 20 आरोप जो लगाए गए, उन सब के आरोपों में अपने तरीके से जवाब केजरीवाल भी मैदान में ही उतर कर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है, आपस में लड़ रहे हैं ये सारे के सारे। बीजेपी के कुछ नेताओं के मेरे पास फोन भी आए थे, बोले जी अरविंद जी घबराओ मत, हम सारे मिलकर किरण बेदी को हराएंगे। मैंने कहा मेरे को क्यों घबराना है, जब आप हो तो हमको चिंता करने की क्या चाहिए। तो दोस्तों ये सारी बीजेपी बिखरी हुई है और आम आदमी पार्टी एक एक करके बड़े ठोस कदम आगे बढ़ाती जा रही है। पहले बीजेपी वालों ने अपने 200 सांसद भेजे, वो फेल हो गए। फिर उन्होंने अपने मंत्री भेजे, वो भी फेल हो गए। फिर प्रधानमंत्री जी खुद आए 10 जनवरी को, तो कुर्सियां खाली रह गई, जनता नहीं पहुंची। तो अब इन्होंने ये तो देख लिया जी हार रहे हैं बुरी तरह से। दिल्ली किस रूप में ठंडी है और किस रूप में सियासी तौर पे गर्म हो चली है, ये सारा अंदेशा है। और इन सब के बीच अब से चंद मिनट पहले नजफगढ़ में स्मृति ईरानी पहुंची। झटपट हमने वहां से कुछ तस्वीरें मंगवाई हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बदलाव की बात करते हैं। पिछले चुनाव में जिन्होंने क्रांतिकारी रूप आजमाया, लेकिन चुनाव में जनता का वोट पाकर कांग्रेस। यह नजफगढ़ की रैली है। मानव संसाधन केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी। नेताओं की फौज, उसके बाद वाकई मंत्रियों की फौज, कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर भी दिल्ली में नजर आएंगे। जाहिर है दिल्ली वालों के तो वारे न्यारे हैं, हर मंत्री से रूबरू हो सकता है, लेकिन दिल्ली के मुद्दे पर, दिल्ली का मुद्दा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उनको एक एक मुद्दा दिया गया है। मसलन आइए हम आपको दिखलाते हैं। बिजली पानी पीयूष गोयल ऊर्जा मंत्री हैं, घर यानी हाउसिंग पर शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू संसदीय मंत्री भी हैं, IT और टेलीकॉम पर रविशंकर प्रसाद जी ये जानकारी देंगे। पूर्वांचल के मुद्दों पर मनोज तिवारी नेता है, सांसद हैं। स्वास्थ्य पर हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा साहब आएंगे। ये सारे नेता दिल्ली में सुरक्षा के मुद्दे पर और कुछ बाकी मुद्दों पर आप किरण बेदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर सकते हैं। तो ये सारे लोग आएंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे और इन सब के बीच सब चले जाएंगे। सवाल है दिल्ली इस रूप में तैयार हो रही है, लेकिन चलो दिल्ली का नारा तो रालेगंज सिद्धि से भी लगने लगा है। रालेगंज सिद्धि जी, अन्ना हजारे, उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया, मैं भी दिल्ली आ रहा हूं। अन्ना क्या दोबारा दिल्ली में दस्तक देने के लिए तैयार हैं? यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि अन्ना के ही 2 शिष्य दिल्ली के चुनावी मैदान में हैं। एक आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ बीजेपी के CM पद के उम्मीदवार। दोनों नायक अन्ना के आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह हो चला है कि अन्ना हजारे किसी से खुश नहीं है। और अन्ना हजारे जिन मुद्दों को लेकर एक वक्त रामलीला मैदान में बैठे थे, क्या दोबारा उसका वक्त आ गया है कि वो एक बार फिर उन्हीं मुद्दों को लेकर
दिल्ली में दस्तक दे दें। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि ठीक चुनाव से पहले या कहें चुनाव में वोटिंग से ऐन पहले अन्ना हजारे का कहना है कि जिन मुद्दों के आश्रय मोदी सरकार काम कर रही है वो उस रास्ते में फेल हो चुकी है। खास तौर से भूमि अधिग्रहण को लेकर अन्ना हजारे ने कई सवाल उठाए। अन्ना का मानना है कि जिस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए या फिर सरकार में आने से पहले जो वादे जनता से किए गए उन वादों को ना तो सरकार निभा पा रही है। ऐसे में अब आंदोलन की जरूरत है। भारत माता की, भारत माता की। नया सवाल यह भी खड़ा हो चला है कि आंदोलन छोड़कर राजनीति में कूदे केजरीवाल हो या फिर किरण बेदी, दोनों ही राजनीतिक तौर पर दिल्ली की गद्दी पर नजर टिकाए बैठे हैं। ऐसे में अन्ना अगर दोबारा आंदोलन की शुरुआत कर ही देते हैं तो फिर उनके साथ कौन कौन होंगे, और जो नहीं होंगे क्या उसमें राजनीति करने वाले यही दो चेहरे नहीं होंगे जिनके पीछे आंदोलन की महक है और तभी जनता इन्हें जानती है। ये सारे सवाल ऐसे हैं जो दिल्ली की राजनीति को कहीं ना कहीं अंदर से हिला भी रहे हैं और डिगा भी रहे हैं। लेकिन एक सवाल कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है, वो है अन्ना की टाइमिंग का, क्योंकि अन्ना ने ऐसे वक्त में अपने मुद्दों को उठाया है जिन मुद्दों के आश्रय ना तो मोदी सरकार जवाब दे सकती है और ना ही केजरीवाल समाधान का रास्ता दिखा सकते हैं। जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। इसके कारण तो हमें अभी फिर से आंदोलन की तैयारी करना शुरू कर दी। महत्वपूर्ण है कि अन्ना 15 दिन बाद कोर कमेटी की मीटिंग के बाद आंदोलन की तारीख तय करने की बात कह रहे हैं और बीजेपी के लिए ये वक्त भी संकट भरा ही होगा, क्योंकि संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है और आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाएगा। यानी शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के गतिरोध की वजह से एनडीए सरकार कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार से जुड़े विधेयक पारित कराने में नाकाम रही है और फिर बजट सत्र के दौरान तैयारी नए सिरे से हर हाल में अध्यादेशों को लेकर सरकार करेगी ही। यानी इन सब के बीच संसद से लेकर सड़क तक सरकार के सामने ठीक उसी तरीके से मुश्किल खड़ी हो सकती है जैसी मुश्किल एक वक्त मनमोहन सिंह के सामने खड़ी हुई थी। उस समय संसद के भीतर बीजेपी घेर रही थी और सड़क से अन्ना हजारे का आंदोलन। आज जो जनता सरकार के हाथ में सत्ता है, आज भूमि अधिग्रहण बिल जैसे बिल ला रहे हैं, ये किसानों को गड्ढे में डाल रहे हैं। क्या ये इसी को हम प्रजासत्ता कहेंगे? जनता ने अभी खड़ा होना चाहिए। अब स्थिति 360 डिग्री में घूम चुकी है और संसद के भीतर मोदी की सरकार यानी बीजेपी सरकार होगी, उसे कांग्रेस घेरेगी और सड़क से अन्ना इंतजार करना होगा, क्योंकि राजनीति की दुनिया बहुत जल्दी तय हो जाती है। संविधान के प्रेमिल्स में शब्दों का हेरफेर। राज्यवर्धन राठौड़ का कहना है, यानी देश के मंत्री का कहना है कि वो तो 1976 में किया गया था हेरफेर जब इमरजेंसी थी, लेकिन विवाद अब नए तरीके से खड़ा हो गया है। सेक्युलर और सोशलिस्ट ये शब्द 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था। जी 1976 यानी इमरजेंसी का दौर। 1975 में इमरजेंसी की घोषणा के बाद इंदिरा गांधी की मनमर्जी से देश चल रहा था। इंदिरा की मुखालफत करने वाले कई नेता अंडरग्राउंड थे या जेल में थे। इनमें जनसंघ के नेता भी थे और लेफ्ट के भी। मीडिया पर सेंसरशिप थी और अदालत भी पूरी सहजता से काम नहीं कर पा रही थी। तो एक लिहाज से उस वक्त संविधान में किया गया 42वां संशोधन ही संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ था। इंदिरा गांधी ने संघ और जमाते इस्लामी जैसे संगठनों पर पाबंदी लगा दी थी। समाजवादी और लेफ्ट के नेताओं पर जमकर डंडा चलाया जा रहा था। तो संविधान में सेकुलर शब्द जोड़कर इंदिरा ने अपनी कार्रवाई यानी कथित कम्युनल नेताओं को जेल भेजने को सही ठहराने की कोशिश की। इसी तरह सोशलिस्ट शब्द के साथ लेफ्ट पर अंकुश को जायज ठहराया। गौरतलब है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आपातकाल में इंदिरा गांधी का समर्थन किया था, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। इस दौरान सीपीएम के ज्यादातर कार्यकर्ता जेल में थे या फिर भूमिगत हो गए थे। समाजवादी दलों ने भी एकजुट होकर आपातकाल का विरोध किया और जेल गए। लेकिन बड़ा सवाल इतिहास की गलतियों का नहीं बल्कि वर्तमान की आशंकाओं का है। सवाल है कि क्या सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द बहुत सोच समझकर विज्ञापन से हटाए गए? यानी क्या सरकार अब इस दिशा में सोच रही है, और सोच रही है तो उसे डर किस बात का है? क्यों चोरी छिपे एक विज्ञापन में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटाए गए और क्यों सीधे इस मुद्दे को बहस के लिए नहीं रखा गया? हालांकि संविधान में कोई भी बड़ा संशोधन आसान नहीं है, लेकिन सवाल नियत का है।
दिक्कत यह है कि सरकार की तरफ से गलती नहीं मानी गई, अलबत्ता उसे जायज ठहराने के लिए तर्क ढूंढे गए। यूपीए सरकार के दौर में प्रकाशित विज्ञापन का भी हवाला दिया गया, यानी अगर पुरानी सरकार ने गलती की तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल राष्ट्र की मूल चेतना और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बचाए रखने का है। दिक्कत यह है कि इन दो शब्दों की आड़ में राजनीति करने वाले इधर भी हैं उधर भी हैं, और दुर्भाग्य से ये विवाद शुरू भी हुआ तो गणतंत्र दिवस के दिन। आज तक ब्यूरो।